आप सबको प्रेरणा देने और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजीव गुप्ता जी को, जो सचिव युवा कार्यक्रम हमारे बीच में हैं। माननीय राजीव गुप्ता जी। मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन, श्री अपूर्व शिंदे जी, जोनल डायरेक्टर दिल्ली क्षेत्र, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के यहाँ उपस्थित जिला युवक समन्वयकगण और 10 राज्यों से आए प्रतिभागीगण और उनके साथ प्रतिभागी। तो इस साल यह पहला NIC हो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। आप तो खैर पहली बार इसमें आए होंगे, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इसको पिछले साल से बड़े स्तर पे किया जाए। दूसरा, इसका टाइमिंग जो रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट के इसमें लोग नहीं आए हैं, शायद जानबूझकर इसलिए बुलाया गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ दूसरे कार्यक्रम में आ रहे हैं और उनके साथ आपको मिलने जुलने का, इंटरेक्ट करने का अवसर मिलेगा। तो 10 और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे 8 हैं, सिक्किम को मिला के 8 राज्य हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी व्यापक आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। और राष्ट्रीय एकता शिविर इसका नाम दिया गया है। एकता इस सेंस में कि आप सब इस शिविर के बाद एक होकर जाएंगे। आप में भी कई लोग उत्तरी राज्यों के हैं, दक्षिणी राज्यों के हैं, तो भाषा भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्य हैं। आप यूथ क्लब के रूप में संगठित होंगे अपने गांव में, कस्बे में, शहर में। आपको नेहरू युवा केंद्र संगठन की योजनाओं की भी जानकारी होगी, लेकिन और व्यापक जानकारी यहाँ शिविर में दी जाएगी। और एक अभी जनवरी में हमारा RD कैंप हुआ NSS का, नेशनल सर्विसेज स्कीम का। उसमें 200 हमारे यूथ आते हैं जो डिफरेंट लेवल के कंपटीशन से आते हैं और 1 महीना वो यहाँ रहते हैं और उनको राजपथ पे परेड का भी अवसर मिलता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो उतना बड़ा शिविर तो नहीं, लेकिन आप लोग भी इस 5 दिन में यहाँ पर एक मिनी इंडिया का रूप प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, पूरब का हो। और आप सब महसूस करेंगे कि आप सब वास्तव में इस भारत के भावी कर्णधार हैं। आप सबको मिलके काम करना है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, और सबको इस पूरे देश के निर्माण के लिए कार्य करना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन का यही उद्देश्य है कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को लगाया जाए। और इसमें क्या होता है, जब आप इस कार्य में लगते हैं तो आपका अपना भी विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, आपका एक दायरा बढ़ता है। आमतौर से आदमी अपने परिवार तक सीमित रहता है, युवा खासतौर से। कुछ बड़ा होता है, जब पढ़ने लगता है तो उसको नौकरी की, आगे के लिए तैयारी करने की सोच उसकी भी रहती है, उसके परिवार की भी रहती है, भी आगे क्या करेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, वकील बनेगा, उसी हिसाब से पढ़ाई भी करता है। इस सब की बहुत आवश्यकता है और आपके स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत आवश्यकता है युवाओं की। लेकिन एक चीज़ जो आमतौर से छूट जाती है, वह छूट जाती है कि हमारे समाज के प्रति जो दायित्व है, समाज में जो हमारी सहभागिता होनी चाहिए, उसकी आमतौर से अभी हमारे शिक्षण व्यवस्था में इतना ज़्यादा नहीं आ पाया है कि हम युवाओं को समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ें। और यह है बेसिकली तभी जोड़ा जा सकता है जब हम एक वॉलंटियर की भावना से काम करें, एक स्वयंसेवी की भावना से काम करें, अपना समय सामाजिक कार्य के लिए दें, चाहे हमारे गांव का कार्य हो, हमारे विद्यालय का कार्य हो, हमारे किसी, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनकी सफाई की जाए, ऐसे कार्य हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट्स की सफाई का कार्य हो। आपका स्वच्छ भारत मिशन में तो आप सब पहले से ही लगे हुए हैं, भीड़ हटाने का कार्य हो,
जल संरक्षण के निर्माण कार्य हो, शौचालय निर्माण के कार्य हो, जिसमें भी आप समय दे सकते हैं और समूह के रूप में काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि मिलजुल कर जहाँ पर 20-25 लोग काम करते हैं बहुत तेज़ी से काम होता है। और मैं आपको केवल एक आकलन दूंगा जिससे आप अपने समय की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 घंटे के समय की कीमत कितनी होनी चाहिए? एक आम मजदूर की कीमत भी 20 रुपये होती है। एक मजदूर अगर 8 घंटा मजदूरी करता है, हम माने उसे 200 रुपये 150 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो 160 रुपये के हिसाब से 20 रुपये उसके 1 घंटे की कीमत हुई, उसकी मेहनत की। अगर साल में हमारा युवा 100 घंटा श्रम करता है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह 2 घंटा का औसत पढ़ाई, तो उसकी कीमत होगी 2000 रुपये। एक साल में 2000 रुपये का उसने आउटपुट दिया, योगदान दिया। अब देखिए, हमारा जो युवा की एक सरकारी डेफिनेशन है, आधिकारिक डेफिनेशन है, वह 15 से 29 के बीच में, वह 27.5% हमारी आबादी युवा है। लेकिन 35 साल से नीचे के लोग जो आसानी से शारीरिक श्रम दे सकते हैं, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल कर लिए जाएं, तो ऐसे ही आबादी करीब 80 करोड़ है। और कुछ बड़े लोग भी 35 साल से बड़े भी श्रमदान कर सकते हैं, देश के निर्माण में अपना जो है समय दे सकते हैं। स्किल्ड है। स्किल का मतलब होता है जैसे कोई काम जिसमें हुनर हो हमें, जैसे कोई मोटर वाइंडिंग का काम जानता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम जानता है, कोई पंप ऑपरेटर का काम जानता है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कारपेंटर है, कोई लोहार है। तो इस तरह की स्किल्स हमारे जितना वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स होता है जो लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, तो हमारे वर्कफोर्स का केवल 4.69% यानी कि 5% से भी कम लोग आज स्किल्ड हैं। और यही आप देखें साउथ कोरिया में वर्कफोर्स के 96% लोग स्किल्ड हैं। आपका जर्मनी है और जितने भी विकसित देश हैं उनमें भी सब में 50% से ज़्यादा लोग स्किल्ड हैं, कहीं 75%, कहीं 80%, कहीं 60%। तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। दूसरी बात कि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिस स्किल की आवश्यकता है उस स्किल में उतने लोग उपलब्ध नहीं है। और ये जो गैप है कि जितनी आवश्यकता है जितने लोग उपलब्ध हैं, ये करीब 10 करोड़ लोगों का है। यानी कि अगर कुछ समय पहले से हमने ध्यान दिया होता और हमारे युवाओं ने इसमें रुचि दिखाई होती और सरकार ने इस दिशा में सक्रिय रूप से काम किया होता कि जिस स्किल की आवश्यकता है आज उद्योग को, व्यवसाय को, उस स्किल के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, तो 10 करोड़ लोग आज अधिक रोजगार पा गए होते। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। हमें 50 करोड़ रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। 2000 लोगों को स्किल करने की आवश्यकता है 2022 तक। ये सरकार का लक्ष्य भी है, इसीलिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। ITIs के माध्यम से कई प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आ रहे हैं आगे ITIs के माध्यम से। दूसरा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना है उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई गई हैं जो विभिन्न सेक्टर्स में जिसमें उद्योगों के पार्टिसिपेशन से प्रशिक्षण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके भी 2000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो स्किल का प्रशिक्षण देंगे। बहरहाल इस जानकारी आपको विस्तार से हो जाएगी। मेन बात यह है जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी भी स्किल प्रशिक्षण में रुचि दिखाएं। स्किल का कोई भी हुनर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामान्य BA MA करना। ये भी मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि एक किसी छोटी मोटी संस्था से अगर आप MBA भी कर लेते हैं तो भी आपको उतना अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा जितना आप एक अच्छा हुनर करके पा सकते हैं, और उससे भी आगे बढ़ के आप अपना व्यवसाय लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है मेक इन इंडिया की और एंटरप्रेन्योरशिप की, कि हम अपना उद्योग स्वयं लगाएं। मेक इन इंडिया तो है कि हम बाहर की चीज़ों की जगह यही चीज़ें बनाएं। तो जितना जितना हमारे उद्यमी अपने बनेंगे उतना ही हमें बाहर से चीज़ें आयात भी करनी पड़ेंगी, और दूसरी बात उतना ही यहाँ पे रोजगार सृजन होगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जाकर इस बात को कहा है कि आप लोग आइए हमारे यहाँ उद्योग लगाइए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, और हमारे जो लोकल रॉ मटेरियल है उसका यहीं पे वैल्यू एडिशन होगा। उस पर जो भी आगे जो सरकार को इकोनॉमी में फ़ायदा होता है यहीं पर होगा। बहुत आप सभी के घरों में खाते खुले होंगे। कोई ऐसा है जिसके घर में बैंक अकाउंट ना खुला होगी?
कोई आदमी ऐसा है जिसके घर में परिवार में बैंक अकाउंट ना हो? सबके खुल गए हैं ना, जनधन योजना में सबके खाते खुल गए हैं। तो उसके साथ इंश्योरेंस की व्यवस्था हुई है। तो इंश्योरेंस और इसके साथ साथ सरकार ने कई पेंशन योजनाएं लागू की हैं। अटल पेंशन योजना है, किसानों के लिए योजना है, फसल विभाग के लिए भी जो है पेंशन योजना की व्यवस्था हो रही है। तो जितने भी सरकार विकास के कार्य कर सकती है वह कर रही है, और आप सबको इस विकास के संवाहक बनके जन जन तक पहुंचना है। हमारे युवा को इस चेतना को कि भाई ये विकास की गंगा सरकार की तरफ से बह रही है और इसमें आप सबको इसका लाभ लेने की आवश्यकता है। तो अपने हर एक ग्रामीण भाई को, अपने कस्बे के लोगों को आप पहले खुद योजनाओं की जानकारी कीजिए, उन्हें बताइए और उनको उससे लाभान्वित कराइए। कहीं कहीं दिक्कतें होंगी, कहीं और ये भी बात सही है कि बजट सीमित होता है, लेकिन अगर हम सरकारी बजट को अपने पुरुषार्थ से जोड़ दें तो फिर कहीं कोई कमी नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, कल मैं पूना के पास चले गाँव गया था, वहाँ पर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वहाँ पर 200 प्रतिभागियों का कैंप था, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा ट्राइबल इलाकों में एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है, सड़क नहीं है, स्कूल भी बहुत कम है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर आपके गांव में सड़क नहीं है तो आप कलेक्टर के पास जाइए, आप अपने बीडीओ के पास जाइए, आप कहिए कि साहब देखिए हम कच्ची सड़क यहाँ बनाते हैं, उस पर पक्का सड़क आप बनवाइए सरकारी योजना से। तो कलेक्टर बहुत खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि एक हिस्सा काम का आप कर चुके होंगे अपने श्रमदान के द्वारा। तो इसी तरह से आप कई काम खुद कर सकते हैं। बल्कि मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आता है कि मैं कमिश्नर गोरखपुर था 97 से 2098 में, वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। गोरखपुर शहर के किनारे भी बंधा जो है टूटने वाला था और जगह भी वहाँ बहुत बाढ़ थी, काफ़ी जल प्लावन हो गया था। तो बंधे के किनारे जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। सब लोग जो है चिल्ला रहे थे कि इंजीनियर कहाँ है, डीएम कहाँ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो तभी एक ट्रक ड्राइवर वहाँ रुका, एक ट्रक रुका, उसमें सरदार ड्राइवर निकला, उन लोगों को ललकारा। उसने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसने कि भाई इसके ऊपर आप मिट्टी डालो, कुछ करो, मिट्टी के बोरों में भरो, लगाओ। उसने काम शुरू किया, लोग भी जुड़े। तो ये उदाहरण यह है कि हम अपने हाथ से जब काम करेंगे तो अवश्य उसमें सरकार भी साथ साथ जुड़ेगी। आप अपने इलाके में घाटों की सफाई कीजिए, आपको म्यूनिसिपैलिटी अवश्य मदद करेगी। आप अपने नालों की सफाई कीजिए, नगर पालिका आपको अवश्य जो है बाकी संसाधन देगी। ऐसे गांव में आप सफाई कीजिए, गांव पंचायत बहुत खुशी खुशी आपको जरूरत तो फावड़ा देगी, टोकरी देगी, अन्य व्यवस्थाएं करेगी आपके लिए। जलकुंड भी हटाइए अपने तालाब की, आपको अवश्य जो है नाव की व्यवस्था आदि गाँव सफा कराएगी। अपने खेतों से वीड्स हटाइए, लंटाना हटाइए, गाजर घास हटाइए, ताकि खेती की और अच्छी पैदावार हो। और अभी जैविक कृषि की बातें काफ़ी चलती हैं, जैविक कृषि अपनाइए लोगों। तो जितनी जानकारी आप हासिल करके आप अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने शहर को दे सकते हैं, उतना ही आप अपना भी विकास कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग गांव से होंगे। कितने लोग हैं गांव से? हाँ, काफ़ी लोग देखिए गांव से हैं, बहुत अच्छा है। तो ये कि आपको शहर की तरफ नहीं भागना है। कल मैंने अपने ट्राइबल यूथ से जो बात कही थी, आपसे फिर दोहराता हूँ उसे। मैंने उसे कहा था कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शहर के युवाओं से ज़्यादा स्वस्थ हैं। आप ज़्यादा स्वस्थ हैं क्योंकि आप अच्छी खुली हवा में रह रहे हैं, आपको अच्छी फल और सब्जी और अन्न मिल रहा है, आपको अच्छा दूध मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जबकि शहर में सब कुछ प्रदूषित है। तो उस हिसाब से इस आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता अधिक है, उसको सही दिशा अगर मिल जाए तो आप कहीं ज़्यादा उपलब्धि कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को अपने से हे समझें, लेकिन अपने आप को भी किसी से हीन नहीं समझिए। आप सभी बराबर हैं। शहर के युवाओं को अगर शिक्षा के अन्य अच्छे अवसर हैं तो आपके स्वास्थ्य निर्माण के, आपके मानसिक विकास के ज़्यादा अच्छे अवसर आपको मौजूद हैं। और आगे भी आपके उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना कोई स्वरोजगार स्थापित करें, या कोई ऐसा कृषि का भी हम करते हैं तो हम उसमें उन्नत कृषि अपनाएं, हम उसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटी ऐसी जोड़ें, समूह बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके लिए सरकार लोन की व्यवस्था भी करती है, ताकि हम गांव में ही रहें और
हमें शहर में गुंजाइश है कि किसी एक छोटे से कमरे में, किसी स्लम जैसे इलाके में दूषित हवा में, दूषित पानी में, दूषित खाने के साथ रहना पड़े, अपने गांव में बहुत सम्मान के साथ जिएं और गांव का विकास करें। और मैं बता दूं आपको कि आप जब शासकीय योजनाओं के संवाहक बनते हैं, आप जब विकास में अग्रणी बनते हैं, तो आप ही वहाँ कल भविष्य के ग्राम प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, एमएलए होंगे, मंत्री भी हो सकते हैं। आप में से ही अच्छे अफसर भी बनेंगे। आप में कुछ लोग फौज में जाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सारी सुविधाएं सब जगह उपलब्ध हो सकती हैं। आपको केवल एक लक्ष्य मानते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ना है, और वो लक्ष्य है कि अपनी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और साथ साथ सामुदायिक सहभागिता, समाज के साथ जुड़ना। अब समाज के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये नहीं केवल अपने गांव कस्बे के समाज के साथ जुड़े, हमें पूरे देश के साथ जुड़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय एकता शिविर का रोल आता है। अब यह 10 राज्यों के और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के जो बच्चे आपसे मिलेंगे, जो यूथ मिलेंगे आपसे, आप उनसे अच्छा तालमेल बनाइए। आप सब तो मैं समझता हूँ जब यहाँ से जाएंगे तो सबके पास हर एक का मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, आपका ग्रुप भी बन गया होगा, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे बनना ही चाहिए। आप आगे भी संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे की जानकारी से आप हमेशा अवगत रहेंगे, आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। तो आप सोचिए कि आप एक गांव से निकलकर, एक शहर से निकलकर पूरे भारत में इतने लोगों को जानते हैं, है ना। कल को आपको कोई काम भी पड़ता है, मान लो 10 साल बाद भी, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, भाई मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, आप मेरे लिए रुकने की व्यवस्था कीजिए, मेरे लिए जो है और मुझे यही चीज़ दिखाइए, अपने शहर का भ्रमण कराइए। कितनी बड़ी सुविधा है आपकी। और यही बात अधिक से अधिक आप संपर्क कीजिए। अब संपर्क के लिए केवल भौतिक रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं है, अब तो इंटरनेट है। वैसे भी फेसबुक पे आप लोग कई फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन जो मेल जोल में एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को हम समझ सकते हैं। हमारे खान पान के भी रीति रिवाज अलग हैं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो यहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका समय कम है, लेकिन हमारा जो RD कैंप होता है उसमें नॉर्थ के बच्चे साउथ की तरह से डांस करते हैं, साउथ के बच्चे नॉर्थ की तरह से डांस करते हैं, मिलकर भी आपस में कार्यक्रम करते हैं। आप भी 4-5 दिन में ऐसा प्रयास कर सकते हैं। और आप यहाँ से हमारे वक्ताओं के विचारों से लाभान्वित होंगे ही। आप हमारे जो महापुरुष रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब, जितने भी महापुरुष हैं, उनके भी विचारों की प्रेरणा लेकर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, हमारा चरित्र जो है वो उज्जवल होना चाहिए। हमारा चरित्र अपने आप बढ़ जाएगा अगर हम अपनी संकीर्णता से निकल जाएंगे। आदमी सेल्फिश कब होता है? जब अकेला अपना सोचता है, और सेल्फिशनेस की कोई लिमिट नहीं होती। आप देखें कि ऐसे भी लोग होते हैं जो परिवार में अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करते, शराब पिएंगे चाहे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना उन्हें बच्चों के भविष्य की परवाह है। कोई गांजा पिएगा, वो शराब पिएगा, वह सबसे निकृष्ट आदमी माना जाता है समाज का। उससे ज़्यादा अच्छा आदमी वो माना जाता है कि जो परिवार के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाता है। उससे भी और अच्छा आदमी कौन हुआ कि जो अपने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उससे भी और बढ़िया आदमी कौन हुआ? जो पूरे देश का नागरिक होता है, जो पूरे देश की भावना होती है, जिसको दूसरों के लिए, अगर दूसरों को परेशानी, जिसके दिल में दर्द होता है, जो उसके लिए काम कर सकता है। आप सभी को ऐसा नागरिक बनना है। आपको केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको पूरे देश का नागरिक बनना है। पूरे भारत की एकता को आपको अपने रग रग में बसाना है। और एक बात और कि जब भारत की एकता आपके रग में बसेगी तो आप वास्तव में विश्व के नागरिक बन जाएंगे। विश्व का नागरिक वही होगा कि फिर आपका नेटवर्किंग हुई इंटरनेशनल यूथ के साथ। वैसे हमारे नेहरू के संगठन के माध्यम से भी हमारे काफ़ी युवा और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी विदेशों में भी जाते हैं। और विदेशों का आप कल्चर देखिए, आप में से जो बहुत अच्छे युवा होंगे, अवश्य हम उनमें से चाहेंगे कुछ को हम इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजें, विदेशी यूथ से आप इंटरेक्शन कराएं। आप स्वयं भी अपने संसाधनों से जा सकते हैं। लेकिन यह रखिए कि ये पूरा जो दुनिया है, इसके पूरे पर्यावरण का संरक्षण, इसके पूरे शांति व्यवस्था बनाए रखने के विषय में हमें हर एक को काम करना है।
जो भी हम काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब मैं क्या पाकिस्तान की शांति व्यवस्था बनाने में क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। लेकिन आप एक सामाजिक समरसता की बात तो अपने गांव में फैला सकते हैं। आप अपने गांव में चर्चा कर सकते हैं साहब हमारे यहाँ चलो हिंदू मुस्लिम कहीं कम्युनिटी है तो आपस में भाईचारे से कैसे रहें, कोई विवाद ना हो, कोई कब्रिस्तान पे विवाद ना हो, आप उस विषय में तो कार्य कर सकते हैं। आप मिलजुल के जब काम करेंगे तो अपने आप सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। और ये मिलजुल के काम करने का ही नाम राष्ट्रीय एकता है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी इलाके के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, और विविधता को में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही एक मंत्र है जो स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि हम सब में एक यूनिटी का थ्रेड है जो चल रहा है, और वही हमारी एक तरह से महानता है और वही हमारा गौरव का विषय है। समय मैं बहुत अधिक नहीं लूंगा। केवल इतनी बात और कह के समाप्त करूंगा कि दो विशिष्ट कार्यक्रम हमने अभी शुरू किए हैं लगभग 1 साल से। एक तो है नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट का, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा हर एक युवा क्लब अपने अपने इलाके में अपने इलाके के विकास के लिए विचार विमर्श आयोजित करें। प्रत्येक माह बैठे अपनी एक क्षेत्रीय समस्या ले, बड़ी समस्या भी ले सकता है, राज्य की समस्या भी ले सकता है, उस पर खुद बैठे अपने गांव के लोगों को बुलाए, एक विचार विमर्श करे, प्रस्ताव बनाए, और प्रस्ताव ग्राम प्रधान को दे, गांव के पटवारी को दे, बीडीओ को दे, हमारे नेहरू यूथ कोर के जो वहाँ पे वॉलंटियर उनको दे, ताकि उसको आगे पहुँचा सके। तो इससे क्या होगा, आपके विचार विमर्श करने की, आपकी अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ने की एक आप में प्रवृत्ति बनेगी, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आप में क्षमता आएगी। इसको हमने शुरू करा दिया पहले ब्लॉक लेवल पे, और युवा क्लबों के अध्यक्षों और सचिवों को ब्लॉक लेवल को लाकर उनके ऐसे 2 कार्यक्रम हो चुके, तीसरे अब चल रहे हैं। अब यही कार्यक्रम हमारा युवा क्लब के स्तर पर जाना है, और इसके लिए हम प्रत्येक युवा क्लब को अगले वर्ष से, इस साल तो कुछ कम धनराशि देंगे, अगले साल से 1200 रुपये प्रति वर्ष देंगे, ताकि वह कुछ लेखन सामग्री, कुछ अन्य बैठक करते हो चाय वगैरह खर्चा उससे भी कर सकते। दूसरा, मैंने जो श्रमदान की बात कही, तो हम ये उम्मीद करेंगे श्रमदान की कोई कीमत नहीं होती, श्रमदान तो आपका मूल्य है, और श्रमदान की हम कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। लेकिन अच्छे श्रमदान को पुरस्कृत करने के लिए हर ब्लॉक लेवल पे 2 यूथ क्लब का चयन होगा, लेकिन उस ब्लॉक में कम से कम 15 यूथ क्लब ने जरूर श्रमदान किया हो, और वो 2 यूथ क्लब जो चयनित किए जाएंगे उनको प्रथम आप पुरस्कार 8,000 रुपये का और दूसरे को 4,000 रुपये का पुरस्कार प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाएगा। तो इस तरह से भी आप सभी अपना विकास करें, और अपना विकास केवल अपना नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। तो जैसे हुआ ना कि एक सर्कल हुआ मेरा अपना, मैं इस मान लीजिए इस दुनिया का मैं अपने लिए केंद्र बिंदु हूँ, फिर मेरा एक सर्कल आता है मेरे परिवार का, उससे एक बड़ा सर्कल आता है मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे कस्बे का, उससे बड़ा सर्कल आता है मेरे देश का, उससे बड़ा सर्कल आता है पूरे विश्व का। तो मैं केवल अपने तक सीमित ना रहूं, मैं हर एक सर्कल तक फैल जाऊं। मेरे व्यक्तित्व का यही विकास होगा कि मैं इस व्यक्ति में सीमित नहीं रहा, मैं बढ़ गया हूँ, मैं अपने आप को व्यापक रूप में देख रहा हूँ। यही व्यक्तित्व विकास है, यही महापुरुष ने सिखाया है, और इसी पे सारा धर्म, सारी जितने धर्मों का सार है, सब इसी पर आधारित है कि हम सबको अपने जैसा देखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, और इसी प्रकार से हम अपने पूरे समाज का, देश का विकास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी प्रतिभागी कृपया ध्यान देंगे इधर। माननीय सचिव महोदय ने बहुत संक्षिप्त में, मैं कहूँगा संक्षिप्त में